नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। मुख्तार अंसारी के करीबियों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सिराज बिल्डर के F1 टावर पर अपील दायर की गई थी, जो कि खारिज कर दी गई है। आईएएस विशेष सचिव ने अपील खारिज कर दी है। टावर की चौथी मंजिल अवैध बनी थी, चौथी मंजिल गिराने का आदेश मिला है। आपको बता दें कि इस याचिका के खिलाफ कोर्ट में गए थे और जिसको अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि चौथी मंजिल पर बनी सिराज बिल्डर टावर के F1 टावर पर अपील दायर की गई थी। आईएएस विशेष सचिव ने खारिज कर दी है जिस अपील को। टावर की चौथी मंजिल अवैध रूप से बनी थी। कोर्ट ने चौथी मंजिल को गिराने का आदेश दे दिया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, मुख्तार अंसारी की करीबियों की टावर में चौथी मंजिल जो कि अवैध तरीके से बनी थी, उसको गिराने के आदेश कोर्ट ने दे दिए हैं। सिराज टावर के F1 में चौथी मंजिल अवैध तरीके से बनी थी। इसके खिलाफ हालांकि मुख्तार अंसारी के करीबी कोर्ट गए थे, लेकिन कोर्ट से उनको झटका लगा है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि टावर पर बनी चौथी मंजिल अवैध तरीके से बनी है और कोर्ट ने चौथी मंजिल को गिराने के आदेश दे दिए हैं। सिराज बिल्डर के F1 टावर पर याचिका दायर की गई थी। अपील को खारिज कर दिया गया है। आईएएस विशेष सचिव ने अपील को खारिज की है। पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ पंकज तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये पूरा मामला क्या था? बता दें कि उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ में एक ऐसा सिलसिला चला था जिसमें अवैध रूप से निर्मित बिल्डिंग जो थी उसमें कहीं ना कहीं आग लगने की खबर आई और बिल्डिंगों के गिरने की जो अवैध निर्माण के चलते, खराब कंस्ट्रक्शन के चलते जो बिल्डिंगें गिरती थी उसको लेकर के तमाम खबरें आई और इससे सीधे तौर पे प्रदेश सरकार ने एक्शन लिया था। और उसी सिलसिले में आपको बता दें कि FI टावर का भी मामला चूंकि उजागर हुआ, सामने आया, क्योंकि सरकार के द्वारा आदेश दिया गया कि पूरे राजधानी और उत्तर प्रदेश के सभी बड़े शहरों में जो बिल्डिंग निर्माण हुआ है, जो टावर निर्माण किया गया है, जो कॉम्प्लेक्स बने हैं, इनमें नियमावली का ध्यान रखा गया है या अवैध तरीके से ही बनाए गए हैं। सबका जब लेखा जोखा निकाला गया तो पता चला कि सिराज बिल्डर ने जो FI टावर बनाया है, इसकी टावर की 4 मंजिली इमारत जो है, 4 मंजिल के बाद से वो अवैध तरीके से बनाई गई है। कोई NOC नहीं लिया गया है और सरकारी लेखा जोखा में भी वो नहीं है। तो तत्काल प्रभाव से सरकार के द्वारा जो आदेश दिए गए थे कि जो अवैध रूप से निर्मित भवन है या जो फ्लोर है उनको ध्वस्त किया जाए, तोड़ा जाए। आपको बता दें कि सिराज जो बिल्डर है वो मुख्तार अंसारी के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर भी जांच की गई और जो FI टावर है इसकी 4 मंजिल अवैध जो बनी हुई इमारत थी, इसको गिराने के निर्देश दिए गए थे, जिसको लेकर के आपको बताएं कि विशेष सचिव के वहां अपील दायर की गई थी। लेकिन उदयभान त्रिपाठी आईएएस विशेष सचिव द्वारा आज ये अपील एक बार फिर से खारिज कर दी गई है। यानी FI टावर का जो 4 मंजिल अवैध रूप से निर्माणाधीन था, जो बना हुआ था, उसको गिराने का रास्ता एक तरह से साफ हो गया है। कोई भी छूट सरकार की तरफ से इस तरह की नहीं दी जा रही है। जो गलती किया हुआ है वो सीलिंग के और अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण की जो कार्यवाही है वो राजधानी लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है। आपको बता दें कि अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि LDA के द्वारा अवैध रूप से जो निर्मित कॉलोनियां थी उनका भी ध्वस्तीकरण किया गया। तो कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी के करीबी माने जाते हैं सिराज बिल्डर और FI टावर काफी चर्चित टावर है। इसको जो है कि इसके लिए जो अपील दायर की गई थी कि कम से कम इस पर सुनवाई की जाए और बाकी जो प्रोसेस है वो बिल्डर पूरा करने के लिए तैयार है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें चूक हुई है। इसको लेकर के उदयभान त्रिपाठी ने कहा कि ये अपील जो है ये सुनने योग्य नहीं है। जो आदेश है वो जारी रहेगा, यानी 4 मंजिल के बाद जो बनी हुई बिल्डिंग है उसको ध्वस्त किया जाएगा। पंकज, स्पष्ट तरीके से समझना चाहेंगे कि मुख्तार अंसारी से ये मामला कैसे जुड़ा हुआ है? क्या सिराज बिल्डर ग्रुप जो है वो मुख्तार अंसारी के करीबी थे, या जिन लोगों ने याचिका दायर की थी चौथी मंजिल के खिलाफ वो लोग मुख्तार अंसारी के करीबी थे? क्योंकि कंफ्यूजन हो रहा है लोगों में।
जी देखिए, आपको बता दें कि जो सिराज बिल्डर हैं, ये जो है कि मुख्तार अंसारी के करीबियों में से एक माने जाते हैं। ऐसा माना जाता था कि जो मुख्तार अंसारी का जो पैसा था और जो तमाम चीजें थी, उनके रसूख को ये भुनाया करते थे, उनके साथ उठना बैठना रहना और उनके तमाम डायरेक्शन को भी ये फॉलो किया करते थे। उनसे जो इनके निजी संबंध थे वो भी काफी घनिष्ठ थे। तो जांच के जो तमाम विषय है वो तो अभी चल ही रहे हैं सिराज बिल्डर के खिलाफ। हालांकि उनको उनके मुख्तार अंसारी के करीबियों में से माना जाता था, इसलिए इनके ऊपर जो भी इन्होंने भवन निर्माण कराया, उसमें जो कंस्ट्रक्शन में जो बजट लगा, उसकी भी लेखा जोखा सरकार निकाल रही है, खंगाल रही है कि आखिर मुख्तार अंसारी के साथ उनके करीबी होने के साथ साथ कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुख्तार अंसारी के जो काले कारनामे हैं उनको भी ये छुपाया करते होंगे, या फिर उनकी अवैध जो संपत्ति है वो कहीं सिराज बिल्डर के थ्रू ब्लैक मनी राइट तो नहीं होती। ये तमाम भी है जिनको पुलिस अभी जांच भी कर रही है। लेकिन अभी जो ये एफआई टावर है, इसको जो है कि ये अवैध निर्माण इसमें जितना भी हुआ है उसको ध्वस्त करने के लिए सरकार की तरफ से आदेश है। अपील तो की गई थी इसको रोकने के लिए, ध्वस्तीकरण को, उसको आज खारिज कर दिया गया है। पंकज, क्या सरकार की तरफ से स्वतः संज्ञान लेकर और मामले की जांच करके इस मामले पर कार्रवाई करनी शुरू हुई थी, जिसके बाद ये अपील दायर की गई, या फिर शिकायत दर्ज कराई गई थी किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा? जी देखिए, आपको बताएं कि राजधानी लखनऊ में पिछले साल जो है कि तमाम जो 5 स्टार होटल थे और जो तमाम बिल्डिंगें थी, उसमें 2 चीज देखने को मिला। एक तो व्यापक स्तर पे बिना एनओसी के इन बिल्डिंगों में काम चल रहा था और जो है कि एनओसी नहीं ली गई थी और इसमें आगजनी भी हुई, जिसमें जान माल का भी खतरा हुआ। तो कहीं ना कहीं राजधानी के पौष इलाकों में सबसे पहले ये मामला उठा, जब जांच में प्रथम दृष्टया सामने आया कि ये जो होटल है या जो बड़ी बिल्डिंगें हैं या जो बड़े टावर हैं, इनके निर्माण में तमाम तरह की अनियमितता बरती गई और पूर्ववर्ती सरकार के समय में अधिकारियों की लापरवाही के चलते इतने बड़े बड़े टावर और होटल बना दिए गए बिना एनओसी के। और तो ना कोई फाउंड एनओसी ली गई, ना तमाम तरह की जो नगर निगम के जो पेन और पेपर में जो वर्किंग होती है वो किया गया। बिना खाना पूर्ति के ही इतना बड़ा ढांचा तैयार कर दिया गया और उसमें कहीं ना कहीं गलत निर्माण के चलते या तो वो बिल्डिंगों में क्रेक आ रहा है, भूकंप के दौरान गिरने का डर है। तो सरकार ने सबसे पहले आदेश किया कि पहले राजधानी लखनऊ, उसके बाद से उत्तर प्रदेश के सभी बड़े शहरों में इस प्रकार के जितने भी भवन हैं, जितने भी होटल हैं, जितने भी मकान हैं जो अवैध रूप से बने हैं, जिनका पेन और पेपर पूरा नहीं है, यानी कागजी खाना पूर्ति और नियमावली के तहत निर्माण नहीं हुआ है, उनकी पहले जांच की जाए और इस दायरे में जितने भी मकान, होटल, बिल्डिंग, जितनी भी इमारतें आ रही हैं उनको सबको ध्वस्त किया जाए, उन पर लीगली कार्रवाई की जाए। तो कहीं ना कहीं इसी मामले में एफआई टावर भी आया और पता चला कि एफआई टावर के जो बिल्डर है सिराज बिल्डर, इनके संबंध मुख्तार अंसारी के साथ भी हुआ करते थे, उनके साथ उठना बैठना और तमाम घनिष्ठताएं थी। तो कहीं ना कहीं इसी को लेकर के जो अवैध निर्माण हुआ था एफआई टावर में, उसको ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया। एफआई टावर के साथ साथ तमाम और भी राजधानी लखनऊ में बिल्डिंगे थी जिनको गिराने का आदेश दिया गया और उनको गिराया भी गया, तोड़ा भी गया। तो कहीं ना कहीं सिराज बिल्डर के द्वारा एफआई टावर को बचाने के लिए तो मुख्तार अंसारी के करीबी सिराज बिल्डर के अवैध रूप से बने 4थे मंजिल पर मकान को ढाने का आदेश दे दिया गया है। पंकज, पूरे मामले को अच्छे तरीके से समझाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए 10 मई को खोल दिए जाएंगे। नवरात्र के शुभ अवसर पर गंगोत्री धाम समिति ने कपाट खोलने की तिथि की घोषणा की है। इस अवसर पर गंगा सहस्त्र नाम पाठ का भी आयोजन किया जाएगा। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई को सुबह 7 बजे और बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 6 बजे खोले जाएंगे। 4 धाम में आने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए प्रदेश सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। 4 धाम की यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पिछले साल की तरह इस बार भी पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ विपिन नागी जुड़ गए हैं। विपिन, पहले तो 4 धाम यात्रा को लेकर के तारीखों का ऐलान कर दिया गया है कि कपाट किस दिन खुलेंगे, जानना चाहेंगे कि किस तरह की तैयारियां की जा रही है। तो बिल्कुल शिवानी, जिस तरह से
ये जो कपाट चार धाम के खुलेंगे, इसको लेकर ये बहुत बड़ी खबर आ रही है सामने। और 10 मई को जो है धाम के जो है कपाट खुलने की बात कही जा रही है कि 10 मई को गंगोत्री धाम के कपाट खुल जाएंगे। वहीं कहीं ना कहीं 12:43 पर एक शुभ मुहूर्त निकाला गया है कि इस शुभ मुहूर्त से ये कपाट खोले जाएंगे। इसके साथ साथ केदारनाथ के भी कपाट जो है 10 मई को सुबह 7 बजे और बद्रीधाम के 12 मई को जो है ब्रह्म मुहूर्त में 6 बजे खोले जा रहे हैं। तो चार धाम के जो ये कपाट खोले जा रहे हैं, इसको लेकर जितने देश से जो देश विदेश से यात्री आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है प्रदेश सरकार। और जो ये कपाट समिति, जो मंदिर समिति के जो अध्यक्ष हैं, जो समिति के मेन महत्वपूर्ण लोग हैं, इन्होंने एक अपनी जो एक पूजा पाठ किया। पूजा पाठ जो नवरात्रों में पूजा पाठ करके जो ये समय तिथि निकाली कि इस तिथि पे जो है ये कपाट खोले जाएंगे। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं एक मैसेज जो है चारधाम यात्रा का जो है अब आगाज हो चुका है। अब चारधाम यात्रा की जो है लगातार प्रदेश सरकार ने तो तैयारी पहले से करी रखी है। जब लोकसभा चल रहा है, लोकसभा चुनाव में 19 अप्रैल को वोट के बाद चारधाम यात्रा में जिस तरह से शासन प्रशासन अपना मुस्तैदी से लगेगा, उसके साथ साथ जो है शिवानी आपको बताएं कि अब जो है चारधाम की जो तिथि आ गई है, उसके साथ साथ जो है यात्रियों का आना जो है शुरू हो जाएगा। जी शिवानी। विपिन, ये भी जानना चाहेंगे कि चार धाम की यात्रा कर रहे भक्तों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, तो रजिस्ट्रेशन किस तरह से कराना होगा? ऑफलाइन माध्यम से होगा या आसानी के लिए ऑनलाइन माध्यम भी उपलब्ध कराए जाएंगे? रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ऋषिकेश एक ट्रांजिट कैंप जो बनाया है, ट्रांजिट कैंप बनाया है, उसमें कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन जो यात्री आएंगे चारधाम यात्रा के लिए, उनका वहाँ पर एक कैंप में रजिस्ट्रेशन का भी व्यवस्था की है। पहाड़ों पे भी कई सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन होंगे, जो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कराकर जो है चारधाम यात्रा के लिए लोग यात्री जो दूर दराज से आएंगे वो जाएंगे और अपने जो है भगवान के दर्शन करेंगे। विपिन, इन ऑनलाइन पोर्टल की कब से शुरुआत हो जाएगी? कब से पोर्टल को खोल दिया जाएगा? क्योंकि यात्रा की तारीखों का ऐलान हो गया है, कपाट खोलने की तारीखों का ऐलान हो गया है, ऑनलाइन पोर्टल्स रजिस्ट्रेशन के लिए कब से खोल दिए जाएंगे? अब जिस तरह से बात करें ऑनलाइन पोर्टल की, तो ऑनलाइन पोर्टल अब ये जो चुनाव लोकसभा के आ रहे हैं, इसके आसपास जो है खोलने की बात कही जा रही है। जो हमें सूचना मिल रही है कि जैसे ही इलेक्शन निपटेगा 19 अप्रैल का, उसके बाद जो है ऑनलाइन ये पोर्टल जो है खोल दिया जाएगा और जितने भी यात्री हैं वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करने वाले सेंटर्स पर आकर जो है ऑफलाइन भी कर सकते हैं। जी, तो चार धाम यात्रा के लिए भक्तों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि अब चार धाम के कपाट खोलने की तारीखें सामने आ गई हैं। हालांकि रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा, ऑनलाइन भी आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। विपिन, तमाम जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया। आप बने रहिए हमारे साथ, फिर लौटेंगे आपके पास। फिलहाल खबर में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस हाईकमान ने उत्तराखंड चुनाव कैंपेन कमेटी का गठन कर दिया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने 100 नेताओं को कैंपेन कमेटी की जिम्मेदारी दी है। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक प्रीतम सिंह को उत्तराखंड चुनाव कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धर्माना ने हाईकमान के फैसले की सराहना करते हुए कहा है कि लोकसभा चुनावों में कांग्रेस प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। देखिए, बहुत अच्छा निर्णय है। प्रीतम सिंह जी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। योग्य नेता है, बहुत तजुर्बेकार नेता है। लगातार उत्तराखंड की हर असेंबली में वो मेंबर रहे, राज्य के मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश की असेंबली में मेंबर रहे, उत्तराखंड में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे। उनसे ज्यादा तजुर्बा किसी को है नहीं। मैं समझता हूँ पार्टी ने बहुत समझदारी का काम किया है। श्री प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में हम सब लोग कैंपेन कर रहे हैं। एक बार फिर से विपिन के पास चलेंगे। विपिन, उत्तराखंड चुनाव कैंपेन कमेटी का गठन कांग्रेस ने किया है। इसमें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने 100 नेताओं को कैंपेन कमेटी की जिम्मेदारी दी है। कौन कौन से बड़े नाम शामिल हैं, कमान कौन संभाले हुए दिखाई देंगे और कांग्रेस की तैयारियां कितनी अच्छी चल रही है? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात बताएं, कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा जो ये निर्णय लिया है, खासतौर से नेता प्रतिपक्ष की बात करें प्रीतम सिंह जी, ये बहुत पुराने दिग्गज नेता हैं और कांग्रेस के एक अच्छे नेताओं में से इनका नाम जाना जाता है। इनको जो एक
जिम्मेदारी दी है प्रीतम सिंह जी को, चुनाव कैंपेन में अध्यक्ष बनाया गया है। इसको लेकर पहले से जो है चर्चाएं चल रही थी लगातार कि प्रीतम सिंह जी को जो है कहीं न कहीं जो है बड़ा पदभार दिया जाएगा कांग्रेस से। तो अभी जो सामने बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि चुनाव कैंपेन की कमेटी का अध्यक्ष बना दिया और फिर साथ साथ चुनाव, अब हाईकमान ने चुनाव प्रचार समाप्त होने से 9 दिन पहले ही इतना बड़ा निर्णय लिया है और साथ साथ जो है ये समिति का गठन किया है। इसको लेकर बहुत बड़ी जो अपनी रणनीति जो कांग्रेस ने तैयार की थी उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस जो काम कर रही है। सबसे बड़ी बात आपको बता दें, चाहे ये जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल की ओर से जो जारी गई है, क्योंकि इसमें चाहे विधायक हीरा सिंह बिष्ट की बात करें, पूर्व संयोजक जो बनाया गया है, चाहे कांग्रेस प्रदेश के जो अध्यक्ष चरण बेहरा है, नेता प्रतिपक्ष से यशपाल आर्य हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बात करें, लोकसभा प्रत्याशी जो हैं, सभी विधायकों को जो है कहीं ना कहीं अपनी ओर से संगठनों की अध्यक्षों की जगह भी दी गई है। और इसके साथ साथ जो है ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ पूरा प्रदेश में जो चुनाव रहेगा ये बहुत देखने वाला रहेगा, क्योंकि अभी जिस तरह से प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी की बिल्कुल बराबर की फाइट चल रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी भी अपनी ओर से स्टार प्रचारकों को ला रही है। अब कांग्रेस का भी एक स्टार प्रचारकों का आना शुरू हो जाएगा। तो एक देखने वाली बात होगी कि 19 अप्रैल को जनता किसको चुनती है और आखिर जनता क्या निर्णय लेती है। जी विपिन, सही कहा आपने कि देखने वाली बात होगी कि जनता किसको चुनती है। लेकिन अगर कांग्रेस की तैयारियों की बात करें, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया है, बड़े नेता, दिग्गज नेता को इसकी कमान सौंपी गई है, जमीनी स्तर पर जब आप लोगों से रूबरू होते हैं तो क्या लगता है कांग्रेस क्या प्रभावशाली हो रही है? बिल्कुल शिवानी, बात करें कांग्रेस की और बीजेपी की, केवल 2 ही दल हैं जो पूरे प्रदेश में जिनका नाम चलता है। अब बात करें कांग्रेस की भी, तो कांग्रेस की अपनी ओर से दुर्गम क्षेत्रों में जा रही है, उन क्षेत्रों में जा रही है जहां पर बीजेपी ने काम नहीं किया या फिर बीजेपी में क्षेत्र का कोई काम नहीं हुआ, या दुर्गम क्षेत्रों में जैसी अव्यवस्थाएं रही है, चाहे वो कोई अंकिता भंडारी वाले मामले की बात करें जो पौड़ी का बहुत चर्चित मामला है, या फिर तमाम बेरोजगारी के मामले की बात करें, या और तमाम मामलों की रोजगार से लेकर मामला की बात करें, तो कई विषय ऐसे रहे जिसको लेकर कांग्रेस आज भी जो है जगह जगह पहुंचकर जो है अपनी बातें रख रही है और लगातार ये कह रही है कि बीजेपी ने जो नहीं किया वो हम करके दिखाएंगे, हमारी सरकार जब थी हमने पहले। बिल्कुल, तो लगातार कांग्रेस जनता के बीच पहुंच रही है, लगातार कह रही है कि जो बीजेपी ने नहीं किया वो हम करके दिखाएंगे। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। फिलहाल कांग्रेस की तरफ से लोकसभा चुनाव को साधने के लिए कमेटी का गठन किया गया है, दिग्गज नेता को कमान सौंपी गई है। विपिन, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबर में आगे बढ़ेंगे। सीहोर में पार्जन केंद्र के शुभारंभ में शामिल होने वाले बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष भूपेंद्र पाटीदार के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष भूपेंद्र ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक फोटो अपलोड की थी, जिस मामले पर कांग्रेस नेता की शिकायत दर्ज करवाने के बाद अब मामला दर्ज किया गया है। आचार संहिता के उल्लंघन का मामला बीजेपी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष पर दायर किया गया है। अपने सोशल मीडिया पर बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने एक फोटो पोस्ट की थी। फोटो कौन सी थी वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर प्रदेश युवा मोर्चा के भाजपा के अध्यक्ष ने इसको सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसके बाद कांग्रेस के नेता की तरफ से इसकी शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। कांग्रेस नेता ने शिकायत दर्ज कराई थी बीजेपी प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक तस्वीर पोस्ट की थी। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करने के बाद भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष मुसीबत में पड़ गए हैं। उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उन पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। दरअसल अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने ये तस्वीर, जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, साझा की थी, जिसके बाद कांग्रेस नेता ने इसकी शिकायत दर्ज कराई। कांग्रेस नेता की शिकायत दर्ज कराने के बाद आचार संहिता के उल्लंघन का मामला बीजेपी प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष पर यह केस दर्ज हुआ है।
लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार को साधने के लिए आज प्रधानमंत्री तमिलनाडु पहुंच गए हैं। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं और क्या कुछ वहां पर हो रहा है आपको दिखाते हैं। மேடைக்கு வந்து விட்டார்கள். அவரை வரவேற்குமாறு வெற்றி வேட்பாளர் ஏசி சண்முகம் அவர்கள் வரவேற்புரை ஆற்றுவார்கள். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के दौरे पर हैं, जहां जनसभा को भी वो थोड़ी देर में संबोधित करेंगे। फिलहाल मंच की तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। मंच पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। प्रतिमा भेंट की गई, चादर उठाकर प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं लोग। बिल्लौर में पीएम मोदी की आज जनसभा होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण को मजबूत करने के लिए आज तमिलनाडु पहुंच गए हैं। मंच से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जा रहा है। तमिलनाडु के तमाम दिग्गज नेता, बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंच पर स्वागत कर रहे हैं। शॉल और चादर उठाकर प्रधानमंत्री को नमन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी उनको नमन कर रहे हैं। स्टेज की तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु पहुंचे हैं। तमिलनाडु में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। फिलहाल प्रधानमंत्री मंच पर पहुंच चुके हैं। मंच पर उनका शॉल और चादरों से स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री बड़े गर्मजोशी से तमाम लोगों से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारी जनसभा यहां पर प्रधानमंत्री को सुनने के लिए उमड़ी है। तस्वीर में भीड़ भी आप देख सकते हैं, जहां प्रधानमंत्री को सुनने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी है। आपको बता दें कि अब की बार 400 पार को साधने के लिए बीजेपी के चुनावी प्रचार की कमान प्रधानमंत्री ने खुद अपने हाथ में थामी है, जिसको लेकर के लगातार ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं, रैलियां की जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री लगातार जनसभाओं को भी संबोधित कर रहे हैं। इसी कड़ी में तमिलनाडु के बिल्लौर में पीएम मोदी आज जनसभा करेंगे। पीएम मोदी की यहां पर रैली होनी है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु पहुंच गए हैं। मंच पर इस वक्त वो मौजूद हैं, जहां तमाम नेता उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत कर रहे हैं। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मंच की तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक करके गर्मजोशी से सबसे मिल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के बिल्लौर पहुंच गए हैं, जहां वो चुनावी रैली करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। मंच पर पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री। गर्मजोशी के साथ किस तरह से उनका स्वागत किया जा रहा है, तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से आपको तमिलनाडु के बिल्लौर से जो तस्वीरें सामने आ रही है, लाइव आपको दिखाते हैं। तमिल सगोदरगिले वणक्कम। सबसे पहले तो मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं, क्योंकि मैं तमिल में बोल नहीं पाता हूं और इसके लिए आप सब मुझे क्षमा करेंगे। நண்பர்களே, நான் உங்களிடத்தில் இந்த தமிழில் பேசாமல் இருப்பதற்கு உங்களுக்கு என்னுடைய வருத்தத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு என்னுடைய உரையை நான் ஆரம்பிக்கின்றேன்। दूसरा, 14 अप्रैल को हमारा नववर्ष आरंभ हो रहा है। मैं आप सबको नववर्ष की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पक्का विश्वास है कि आने वाला वर्ष तमिलनाडु के विकास की यात्रा को
और मजबूत बनाएगा और ये चुनाव उसमें आपका उत्साह उमंग नई ताकत भर देगा। நண்பர்களே, இந்த 2024ஆம் ஆண்டு வர இருக்கின்ற தமிழ் புத்தாண்டு தினத்திற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வருகின்ற ஆண்டு நம்முடைய அத்தனை பேருக்கும் வளர்ச்சி மிகுந்த ஒரு ஆண்டாக, மிக சிறப்பான ஒரு ஆண்டாக அமைவதற்காக நான் உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை உங்களோடு நான் பரிமாறிக்கொள்வதிலே மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். जो लोग दिल्ली में बैठे हैं उनको शायद पता नहीं चलता होगा कि वेलूर की धरती तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु के वेल्लोर में इस वक्त प्रधानमंत्री मौजूद है, जहां जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।